नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कादम्बरी का उज्जैनी वर्णन। कादम्बरी महाकवि बाण भट्ट विरचित एक प्रसिद्ध गद्य कृति है। आइए कादम्बरी का उज्जैनी वर्णन। विकच कुबलया कांत उत्फुल्ल कुमुद धवल उदर अनिमिष दर्शन रमणीय आखंडल लोचन इव सहस्त्र संख्यक उद्भाषिता सरोभी। कौमा यहाँ लगा रखा है, यहाँ तक आपको एक साथ सीखना है। इधर से यहाँ तक कौमा यहाँ पर है, यहाँ तक आपको एक साथ सीखना होगा। आइए देखते हैं। कदली वन कलिताभि अमृत फेन पुंज पांडुराभि दिशि दिशि दंत वलकाभि धवली कृता। पुनः कौमा है, फिर से इतना सीखना होगा। आइए देखते हैं। विकच विकसित, कुवलय नील कमल। विकच माने विकसित, कुवलय माने नील कमल। विकसित नील कमलों से वह सुंदर लग रहा है। अब कौन सुंदर लग रहा है, यहां पर देखिए। सहस्त्र संख्यक उद्भाषिता सरोभी। सरोभी माने सरोवर। सहस्त्र माने हजारों की, संख्या का माने संख्या में, उद्भाषिता माने सुशोभित हैं। देखिए, उस उज्जैनी में हजारों की संख्या में सरोवर हैं। सरोवर माने तालाब हैं। कहाँ है? उज्जैनी नामक नगरी में। उस उज्जैनी नामक नगरी में इतना तो आ ही गया होगा। सहस्त्र संख्या उद्भाषिता सरोभी। सहस्त्र माने हजार, संख्या, सरोभी में सरोवर, उद्भाषिता माने सुशोभित हैं। कहाँ है? उज्जैनी में है। अब इसमें उज्जैनी कहीं पर नहीं लिखा है, बस ध्यान रहे कादम्बरी में हम केवल उज्जैनी वर्णन ही कर रहे हैं, तो प्रत्येक गद्यांश में आप उज्जैनी शब्द को डाल देंगे। तो उस उज्जैनी में हजारों की संख्या में, दिख रहा होगा आपको, हजारों की, सहस्त्र माने हजारों की, सहस्त्र हजारों की संख्या में सरोवर सुशोभित हैं। अब देखिए वो सरोवर कैसे हैं। विकच कुवलय एकांत है। विकच माने होता है विकसित, खिले हुए, नील कमल है वहां। कुवलय माने नील कमल। सरोवर में खिले हुए, विकच माने खिले हुए नील कमल हैं, तो वह सरोवर क्या लग रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहां से हमने पढ़ा कि उस वहां पर हजारों की संख्या में सरोवर हैं। उस सरोवर में विकच माने खिले हुए नील कमल हैं, तो वह सरोवर क्या लग रहा है? और ज्यादा सुंदर लग रहा है। क्लियर है? अब देखिए, उत्फुल्ल कुमुदय धवलय उदर। उत्फुल्ल माने खिले हुए, कुमुद है, खिले हुए कुमुद होने से, उदर माने पेट होता है ना, उदर माने पेट। पेट का मतलब यहाँ पर मध्य, उस तालाब का मध्य भाग जो है धवलीकृत माने धवल लग रहा है, सफेद लग रहा है, शुभ्र वर्ण का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो खिले हुए कुमुद होने से उसका मध्य भाग, उदर भाग यानी कि मध्य भाग, किसका मध्य भाग? उस तालाब का मध्य भाग धवल लग रहा है, शुभ्र वर्ण का लग रहा है, सुंदर लग रहा है। क्लियर है? उस तालाब का उदर भाग या मध्य भाग धवलीकृत शुभ्र वर्ण का अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां पर उत्फुल्ल कुमुद हैं, खिले हुए कुमुद हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अनिमिष दर्शन रमणीय आखंडल लोचन यू। अब आखंडल कहते हैं इंद्र को। आखंडल शब्द दिख रहा है आपको। आखंडल माने इंद्र को, लोचन है माने आंख, यू माने समान, इंद्र के नेत्रों के समान। अनिमिष दर्शन से, अनिमिष माने निरंतर दर्शन से, एक टक देखने से। अनिमिष का मतलब आंख बंद हो ही नहीं रहे हैं ऐसे दर्शन से। अनिमिष दर्शन से रमणीय, रमणीय लग रहा है, सुंदर लग रहा है। कौन लग रहा है रमणीय? वह सरोवर लग रहा है। क्या लग रहा है? रमणीय लग रहा है।
और रमणीय कैसे लग रहा है? अनिमिष दर्शन से। किसी चीज को आप आंख झपकाए बिना देख रहे हैं, क्यों देखेंगे ऐसा? वो बहुत अच्छा लग रहा है तभी देखेंगे, बस। आखंडल लोचने का मतलब है इंद्र के नेत्रों के यू मने समान अनिमिष दर्शन से, निरंतर दर्शन से, पलक झपकाए बिना दर्शन से वह सरोवर रमणीय लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। इतना पूरा हो गया। जैसे कि मैंने कहा, बिकच कुवलय एकांत कुलयाकांत उत्फुल्ल कुमुद धवल उदर अनिमिष दर्शन रमणीया खंडल लोचन इव सहस्त्र संख्य उद्भाषिता स्वरूपी। कौमा है ना, तो यहां तक मैं बता चुका हूं। क्या आपको एक बार और बताने की जरूरत है? चलिए बता देते हैं। उस उज्जैनी में हजारों की संख्या में सरोवर सुशोभित हैं। सरोवरों में खिले हुए नील कमल हैं, इसलिए वह सरोवर अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। उस सरोवर में खिले हुए कुमुद हैं, जिससे उन सरोवरों का मध्य भाग उदर भाग धवलीकृत हो रहा है, शुभ्र वर्ण का दिख रहा है, सुंदर लग रहा है। इंद्र के नेत्रों के समान अनिमिष दर्शन से वह सरोवर, वे सरोवर जो हैं रमणीय, रमणीय शब्द लिखा, रमणीय, रमणीय लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। क्लियर है? इतनी बात है। अब देखिएगा दूसरी पंक्ति में जाते हैं। कदली वन कलिता भी अमृत फेन पुंज पांडुराभि दिशि दिशि दंत वलिका भी धवली कृता। अब यहां पर दिशि दिशि से देखेंगे। दिशि दिशि माने प्रत्येक दिशाओं पर, उस उज्जैनी नामक नगरी के प्रत्येक दिशाओं पर। दंत माने दांतों की, चंद्रशाला, वलिका भी माने चंद्रशालाएं बनी हुई है। अब आपको दिशि दिशि तो समझ में आ गया, दंत भी समझ में, दांतों की, वलिका भी माने चंद्रशालाएं बनी हुई है, चबूतरे बने हैं, मीनारें बनी हैं। कहां पर? उस उज्जैनी के प्रत्येक दिशाओं में। दांतों की, अब दांतों की बनी है, क्या समझे? कुछ नहीं समझे। दांत का मतलब है हाथी दांतों की। अगर दांतों की बात आती है तो उदाहरण हाथी आ जाता है। क्यों आता है? हाथी के दांत न खाने के न दिखाने के, ऐसा ही बोला जाता है। तो हाथी के दांत बहुत महंगे होते हैं। तो उस हाथी तो लिखा है नहीं इस गद्यांश में कहीं पर, हाथी नहीं, गज नहीं लिखा है, तो दंत के साथ हमने हाथी जोड़ दिया। हाथी इसलिए जोड़ा क्योंकि दांत जो हैं हाथी के सबसे महंगे होते हैं, कीमती होते हैं। तो उस उज्जैनी के प्रत्येक दिशा में, दिशि दिशि मैंने प्रत्येक दिशा में हाथी दांत के चंद्रशालाएं बनी हुई है। वलिका भी, वल भी, का भी का मतलब है चंद्रशालाएं बनी है। क्लियर है? किसकी बनी है? हाथी दांत की बनी हुई है। क्या बनी है? चंद्रशालाएं बनी है। कहां बनी है? उज्जैनी के प्रत्येक दिशा में बनी हुई है। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब देखिएगा यहां से, कदली वन कलिता भी, कदली मने केले के, वन से कलिता भी मने घिरे हुए हैं। जो भी हमने अभी हाथी दांत की जो चंद्रशालाएं हैं वह किससे घिरी हुई है? कदली वन से, केले के वन से घिरी हुई है। आपके वहां पर भी केले का बगीचा होता है, केला कैसा घेर देता है चारों तरफ से, वही हो रहा है कि वह जो हाथी दांत के चंद्रशालाएं बनी हुई है वह जो है केले के वन से घिरी हुई है। ठीक है ना? अब देखिएगा, अमृत फेन पुंज पांडुराभि, अमृत फेन के समान, अमृत फेन के समान वह सुशोभित लग रहे हैं। अमृत फेन पुंज, अब अमृत फेन पुंज के समान पांडुराभि माने सुंदर लग रहे हैं। कौन लग रहे हैं? वह दिशा दिशाओं में जो हाथी दांत के चंद्रशालाएं बनी हैं वह अमृत फेन के समान शोभायमान लग रही हैं, सुंदर लग रहे हैं। अब अमृत फेन, फेन माने झाग होता है, झाग मतलब सफेद होता है। अमृत फेन के समान वह सुंदर लग रहे हैं। और हाथी के दांत कैसे होते हैं? दांत तो सफेद ही होते हैं। सफेद दांत क्या लगते हैं? सुंदर लगते हैं।
तो वह जो है हाथी दांत से बने हुए जो चंद्रशालाएं हैं अमृत फेन के समान सुंदर लग रहे हैं। और अंत में क्या कह रहे हैं, धवलीकृता, इन सब के होते हुए वह उज्जैनी नगरी कैसी लग रही है, धवलीकृता लग रही है, यानी कि शुभ्र वर्ण की लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। धवलीकृता का मतलब है धुल गया है, जो धो करके कैसा लगता है, कपड़े धो के, धवलीकृता ने धो दिए हैं, धो करके कैसा लगते हैं कपड़े, बहुत सुंदर लगते हैं। तो धवलीकृता मतलब शुभ्र वर्ण का, अच्छा वर्ण के हो गए हैं, सुंदर लग रहे हैं। उस उज्जैनी में सरोवर हैं, उस उज्जैनी में हाथी दांत की चंद्रशालाएं हैं, इसलिए वह उज्जैनी जो है बहुत सुंदर लग रही है। तो एक बार पुनः देखते हैं, उज्जैनी में हजारों की संख्या में सरोवर हैं, उन सरोवरों में विकसित खिले हुए नील कमल हैं, इसलिए वह सरोवर बहुत सुंदर लग रहे हैं। उस सरोवर में खिले हुए कुमुद हैं, इसलिए उस सरोवर का मध्य भाग धवलीकृत, यहां पर भी धवल लिखा है, शुभ्र वर्ण का लग रहा है। इंद्र के नेत्रों के समान अनिमिष निरंतर दर्शन से वह सरोवर रमणीय लग रहे हैं। सरोवर के उस उज्जैनी के प्रत्येक दिशा में हाथी दांत के चंद्रशालाएं बनी हुई हैं। चंद्रशालाएं जो हैं केले के वन से घिरी हुई हैं और अमृत की फेन पुंज के समान सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित लग रहे हैं। इन सभी के होते हुए वह उज्जैनी जो है धवलीकृत हो रही है, शोभायमान हो रही है, शुभ्र वर्ण की हो रही है और सुंदर लग रही है। इस गद्यांश का आपको संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए, उसके बाद आपको इसकी व्याख्या आनी चाहिए। आपने इस वीडियो में इस गद्यांश के बारे में कितना सीखा? आइए 5 प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं। 5 प्रश्न बहुत सरल हैं, सिंपल हैं, केवल गद्यांश में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विकच का क्या अर्थ है? विकच शब्द यहां पर लिखा गया है, विकच का क्या अर्थ है? आपको लिखना है विकच का हमने क्या अर्थ बताया था आपको, एक ही मीनिंग है, माना शब्दार्थ है, विकच का अर्थ बताना है बस। सेकंड प्रश्न है, लोचनय इव का संधि विच्छेद कीजिए। लोचनय जो शब्द लिखा मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, इसका संधि विच्छेद करना है। अगर संधि विच्छेद नहीं आता है तो आपको परफेक्टली गद्यांश का अर्थ भी समझ में नहीं आ सकता, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको विकच आ का अर्थ अभी तक नहीं आया तो आपको गद्यांश का अच्छे से अर्थ नहीं आया। अगर आपको इसका संधि विच्छेद करना नहीं आया तब भी नहीं आया। सरोवर कितने हैं? हो जाएगा इस गद्यांश में, सरोवर कितने हैं। चौथा प्रश्न है, प्रत्येक दिशा में क्या बनी हुई? प्रत्येक दिशी गज दंत। चलिए आप उसका उत्तर बताएंगे, प्रत्येक दिशा में क्या बनी है, आ जाएगा आपको अगर गद्यांश ईमानदारी से देखा होगा। तो प्रश्न है, केले का वन, इसे संस्कृत में क्या लिखा गया? केले का वन आया था, वह केले के वन से घिरे हुए हैं, तो केले के वन के लिए कौन सा शब्द आया है आपको ये लिखना। ये प्रश्न बहुत सरल हैं, मैं समझता हूं 6, 7, 8 के बच्चे भी उस गद्यांश को देखेंगे तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आप लोग प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके लिए भी कितने प्रश्न बन सकते हैं, तो ज्यादा मैं कहूंगा नहीं। अगर आपको ये गद्यांश आपके लिए आवश्यक है तो ये 5 प्रश्न भी आपके लिए आवश्यक होने चाहिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको लिखना चाहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे। लाइक करने में भी आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको लाइक पसंद आती है तो लाइक करेंगे,
कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।